आफ्टरनून एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के एनडीए 2023 के फर्स्ट पेपर में पूछे हुए क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्निशियस रॉक। आपको बतानी है कि इनमें से कौन सी इग्निशियस रॉक नहीं है। देखिए, बताइए। देखिए, जब भी हम रॉक सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि आपकी तीन तरीके की रॉक होती है। रॉक्स आर द बेसिकली सॉफ्ट एंड द हार्ड मटेरियल ऑफ द अर्थ क्रस्ट, उसको मैं बोल सकती हूँ। और रॉक आपके तीन तरीके की होती है। एक आपकी होगी सेडिमेंट्री, एक आपकी होगी इग्निशियस और एक आपकी होगी मेटामॉर्फिक। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करती हूँ सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होगा, बिग जो रॉक्स होती हैं उनका स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। स्मॉल रॉक्स में बड़े बड़े से जो चट्टाने होती हैं उनका ड्यू टू वेदरिंग प्रोसेस या फिर विंड इरोजन या कुछ भी वेदरिंग प्रोसेस समझ लीजिए, उनका बड़ी रॉक्स का छोटे रॉक्स में डिवाइड हो जाना, वो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स कहलाएगा। अगर मैं इग्निशियस रॉक की बात करूं तो देखिए, अर्थ क्रस्ट पे ये आपकी अर्थ है। अर्थ की तीन लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो अर्थ क्रस्ट पे जो लावा का फ्लो होता है, लावा वो बहुत सारी वोल्केनिक एक्टिविटीज होती हैं, तो उन वोल्केनिक एक्टिविटीज के द्वारा जो अर्थ क्रस्ट के अंदर लावा होगा वो अंदर ही कूल डाउन हो जाता है। उसी की वजह से आपकी इग्निशियस रॉक्स बनती है। ठीक है, और मैं जब इग्निशियस रॉक्स की मैं आगे उनको डिवाइड करती हूँ तो वो दो पार्ट्स में होंगी। एक होती है इंट्रूसिव और एक आपकी होती है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव रॉक और एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक किसकी वजह से हुई? लावा की वजह से। जो आपका अर्थ क्रस्ट के अंदर लावा था या मैग्मा था वो कूल डाउन हो गया। ठीक है, और उसी के एग्जाम्पल होते हैं ग्रेनाइट, बेसाल्ट और गैब्रू। ये आपके इग्निशियस रॉक्स ही होंगे। ठीक है, एक आपके टाइप बच गई मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स और ये जो आपकी इग्निशियस रॉक्स है, इन दोनों का जो कन्वर्जन होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आपको पता चल गया, ग्रेनाइट भी इग्निशियस रॉक है, बेसाल्ट भी और गैब्रू। ये जो आपकी स्लेट है ये आपकी मेटामॉर्फिक रॉक, ये आपकी इग्निशियस रॉक्स की फॉर्मेशन में नहीं आती। ठीक है, और तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इग्निशियस रॉक। ठीक है, नोट पूछा हुआ था तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी ठीक है। पहली स्टेटमेंट है, हाइपोसेंटर इज अ पॉइंट ऑन अ सरफेस ऑफ द अर्थ नियरेस्ट टू द फोकस। इन्होंने एक तरफ बात करी है सरफेस की, एक तरफ बात करी है हाइपोसेंटर की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत होगी। क्योंकि देखिए मान लीजिए मैंने अर्थ की तीन लेयर को डिवाइड करा, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, ये आपका कोई भी एक मैंने अर्थ का क्रस्ट का पार्ट ले लिया। अर्थ क्रस्ट पे आपका फोल्ट पैदा होता है। ठीक है, फोल्ट का मतलब है दरार पैदा होना, और जो दरार होती है वो किस वजह से पैदा होती है? तीन तरीके की प्लेट टेक्टोनिक होती है। एक आपकी होती है कन्वर्जेंट, एक आपकी होती है डाइवर्जेंट और एक आपकी होती है ट्रांसफॉर्म। कन्वर्जेंट में क्या होगा, ये जो दो प्लेट हैं ये आमने सामने आएंगी। डाइवर्जेंट में क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, ये ऊपर नीचे होंगी। ठीक है, ये आपके फोल्ट पैदा होने के रीजन आपको पता चले। अब
ये जो फोल्ड पैदा होता है वो ऐसे सेंटर पे पैदा होता है, मैं इसको बोलती हूँ फोकस, या फिर इसी का नाम जो है वो है हाइपोसेंटर, ठीक है। और इसके बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर जो चीज जाती जाती है उसको मैं बोलती हूँ एपिसेंटर। तो सरफेस पे हाइपोसेंटर ना होके क्या होगा, एपिसेंटर होगा। तो हमारी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकंड देखिए, वेलोसिटी ऑफ द अर्थ वेव इज हायर इन द डेंसर मटेरियल, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक दी हुई है, क्योंकि अगर आप कोई भी डेंसर मटेरियल सॉलिड मटेरियल लेंगे उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो बिल्कुल पास पास होंगे, अगर मैं किसी एक को भी निकाल लूंगी तो मूवमेंट जो होगी वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी, ठीक है। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट ठीक दी हुई है। नेक्स्ट दिया हुआ है पी वेव मूव फास्टर एट द फर्स्ट टू अराइव ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। आपको वेव पता होंगी, पी वेव होती है, एस वेव होती है और एल वेव होती है, ठीक है। ये जो होती है पी वेव, एस वेव, ये सरफेस होती है, सरफेस वेव, इनमें से भी कुछ सरफेस वेव होंगी, कुछ बॉडी वेव होती है। तो इन्होंने दिया हुआ है पी वेव मूव फास्टर एंड फर्स्ट टू अराइव सरफेस ऑफ द अर्थ, ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक दी हुई है। तो आपके पास सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन टर्म्स ऑफ द जूलॉजिकल टाइम स्केल द क्वाटरनरी पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 एपोचेस, ठीक है। आपको पूछा हुआ है कि जूलॉजिकल टाइम सर्वे के अकॉर्डिंग आपको क्वाटरनरी पीरियड के बारे में बताना है कि इनमें से वो कौन सा रिलाई करता है। देखिए, क्वाटरनरी पीरियड का बेसिकली जो रिलेशन है वो होमोसेपियंस से है, जब ह्यूमंस की डेवलपमेंट हुई थी, जब आपके होमोसेपियंस जो थे उन्होंने थोड़ी सी अपनी डेवलपमेंट करनी स्टार्ट करी थी। स्टोन एज को पढ़ते हैं हम लोग, और स्टोन एज के साथ साथ जब उन्होंने फायर का इन्वेंट करना स्टार्ट करा था, ठीक है, मतलब अपनी डेवलपमेंट सरप्लस इकोनॉमी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा होलोसिन और प्लेस्टोसिन, ठीक है। किससे रिलेटेड है, होमोसेपियंस प्लस ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, which of the following is the correct sequence arrangement of the given planets in the descending order of their density। आपको डेंसिटी के अकॉर्डिंग बताना है कि प्लैनेट में कौन सा इनका सीक्वेंस होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे डेंसर मटेरियल की, डेंसर प्लैनेट की अगर मैं बात करूं तो आपका अर्थ होगा, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, लिथोस्फेयर, पानी, आपके इन सब के कारण, एयर के कारण। और जो सबसे हल्का होगा वो आपका सैटर्न होगा, क्योंकि इसको इतना हल्का बोला, इतना लाइट वेट होता है ये, कि अगर मैं इसको पानी में डालूंगी ना तो ये वहां पे भी ऐसे फ्लो करता रहेगा, कुछ हल्का होगा, ठीक है। सोलर सिस्टम में आपको जोवियन प्लैनेट्स को भी करते हैं, कुछ कुछ आपके प्लैनेट टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं विच आर मेड अप ऑफ देयर गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट है। सबसे डेंसर मटेरियल अर्थ, फिर आपका आएगा वीनस, फिर जुपिटर और फिर आपका आएगा सैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड करंट। आपको बताना है कि कौन सी कोल्ड करंट नहीं है। कोल्ड करंट आता है बेसिकली मूवमेंट ऑफ द वाटर, ठीक है। अगर मैं करंट सिस्टम की, करंट ओशन करंट्स को डिवाइड करूँ तो मैं बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। एक आपकी होती है वार्म करंट, एक आपकी होती है कोल्ड करंट। वार्म करंट जो होती है जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगी, और जो कोल्ड करंट होंगी वो इक्वेटर से पोल्स की तरफ उल्टा। देखिए, ओशन करंट्स को दो पार्ट में डिवाइड करा, ये आपकी है, एक होगी कोल्ड करंट, एक आपकी होगी वार्म करंट। ये आपका इक्वेटर हुआ, तो जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगी वो आपकी होंगी वार्म करंट, और जो पोल्स से इक्वेटर की तरफ आएंगी वो आपकी होंगी कोल्ड करंट। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन सी कोल्ड करंट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, ये आपकी कोल्ड करंट नहीं होती, ठीक है। बाकी जो आपकी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट है, वेनेजुएला करंट है और पेरू करंट है, ये आपकी सारी की सारी कोल्ड करंट होती है। कोल्ड करंट की अगर मैं
डिपेंडेंसी वाले उनको बताऊंगी किस चीज़ पे डिपेंड करती है कोल्ड करंट या जितनी भी ओशन करंट्स होती हैं, तो वो आपके टेम्परेचर पे, सैलिनिटी पे और कोरोलिस फोर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ पोर्जोलाइजेशन इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन, आपको बतानी है कि द प्रोसेस ऑफ पोर्जोलाइजेशन होती क्या है। पोर्जोलाइजेशन बेसिकली जो होती है पानी में कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का डिसॉल्व हो जाना, और उन डिसॉल्व के कारण जो मिट्टी की मैं एक बार पिछले क्वेश्चन को रिपीट करके बता देती हूँ। देखिए, हम लोगों ने देखा है द प्रोसेस ऑफ पोर्जोलाइजेशन इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन, पोर्जोलाइजेशन का मतलब ये था कि मिट्टी का जो उर्वरता है वो खत्म हो जाना, और ये कब होगी, जब आपके पानी में कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल डिसॉल्व होके आ जाएंगे, ठीक है। तो जो पानी की जो उर्वरता है वो कब खत्म होगी, जब बारिश ज़्यादा होगी, और बारिश वाले रीजन्स कहाँ मिलेंगे आपको, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नॉर्थ मोस्ट जोग्राफिकल लोकेशन, आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और पूरे इंडिया के नेबरिंग कंट्री के नाम दिए हुए हैं, आपको इनमें से बताना है कि सबसे नॉर्थ मोस्ट लोकेशन कौन सी होगी। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल दी हुई है, भूटान की थिम्पू, नेपाल की काठमांडू और न्यू दिल्ली इंडिया की। तो देखिए, आपका न्यू दिल्ली यहाँ पड़ेगी, नेपाल का रीजन्स यहाँ पड़ेगा, भूटान यहाँ पे पड़ेगा और बांग्लादेश यहाँ पे पड़ेगा। तो अगर आप मैप के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, सबसे नॉर्थ मोस्ट जो लोकेशन पड़ेगी वो आपकी न्यू दिल्ली पड़ेगी, ठीक है। पूछा यही हुआ था कि सबसे नॉर्थ मोस्ट बतानी है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स बिकम जीरो ऑन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, आपको बताना है कि लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स का डिफरेंस। देखिए, ये आपका इक्वेटर होगा, मैं इसको लैटिट्यूड्स बोल सकती हूँ, ठीक है, और ये आपके लॉन्गिट्यूड्स होंगे, ये आपके लैटिट्यूड्स होंगे, ठीक है। ये 90 ऊपर होगा, 90 ही नीचे होगा, 180 ये इधर होगा, 180 ये इधर होगा, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स बिकम जीरो ऑन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है।
ये आपका नॉर्थ पोल होगा, ये आपका साउथ पोल होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक दी हुई है। डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स इज मैक्सिमम ऑन द इक्वेटर, ये आपका इक्वेटर वाला रीजन पड़ेगा। तो यहाँ पे जो गैप है वो क्या मैक्सिमम बढ़ता जा रहा है, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक दी हुई है। नेक्स्ट दिया हुआ है नंबर ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स इज मोर देन नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स। देखिए लैटिट्यूड्स, नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने होंगे 180, ये 360 हो जाएगा। अगर मैं लैटिट्यूड्स की बात करूं तो आपके लॉन्गिट्यूड ज़्यादा हो रहे हैं ना एज कम्पेयर टू लैटिट्यूड्स, तो ये वाली स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, Which among the following state is the leading producer of the manganese in India? आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर मैग्नीज का कौन सा है। झारखंड में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, कोल, ठीक है, कोल, स्टील। कर्नाटका में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, गोल्ड, कोलार माइन, ठीक है, फेमस मूवी भी आई थी आपकी KGF। राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, कॉपर। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा आपका, मैग्नीज। तो इसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, मीका इज मेनली यूज्ड इन, मीका जो होता है एक तरीके का ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो कि थोड़ा सा डक्टाइल भी होगा, जिसको आप वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने दिया हुआ फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री नहीं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। देखिए ये ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हैव विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट्स। आपको बताना है कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो होते हैं उनमें कौन सा क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। देखिए इंडिया, एक बार इंडिया की फिजियोग्राफी को देखते हैं। ये आपका हिमालय होगा, ये आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन्स होंगे, ये आपका डेजर्ट वाला रीजन होगा, ये आपका पेनिनसुला इंडिया होगा, और ये आपके आइलैंड्स होंगे। तो इन्होंने क्या पूछा हुआ है, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलेगा। कोपेन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्लासिफिकेशन बतानी है। पहला है AW, फिर है CWG, फिर है AMW, फिर है DFC। देखिए इसका आंसर होगा आपका CWG। CWG को ही मैं मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर के नाम से बोलती हूँ। हाँ जी, इसी को मैं मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर, मॉनसून टाइप विद ड्राई विंटर के नाम से जानोगे। ये जो आपका DFC है इसको को मैं कोल्ड और ह्यूमिड क्लाइमेट के नाम से जानूंगी। ये जो आपका AW क्लाइमेट है इसको मैं ट्रॉपिकल सवाना के नाम से जानूंगी। और ये आपका होगा शोर ड्राई क्लाइमेट। तो आंसर नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉमर प्रूव दैट द अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ये बहुत ही ईजी था, कोपरनिकस। नेक्स्ट, दीनदयाल पोर्ट इज अर्लियर नोन एज। आपको बताना है कि ये जो दीनदयाल पोर्ट है ये पहले किस नाम से जाना जाता था। देखिए अगर मैं इसकी लोकेशन की बात बताऊं तो ये आपका गुजरात में पड़ता है, ठीक है। और ऑप्शन में दिया हुआ है पारादीप, तूतीकोरिन, कांडला या फिर विशाखापट्टनम। तो ये आपका कांडला पोर्ट के नाम से था, गुजरात। पारादीप पोर्ट आपका पड़ेगा उड़ीसा में, ठीक है। तूतीकोरिन आपका पड़ेगा तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम आपका पड़ेगा आंध्रा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपके पास ठीक
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ. आपको ये 4 तरीके की डिसकंटिन्यूटी दी हुई है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो होगा वो इनर मोस्ट पार्ट होगा. देखिए, मान लीजिए मैंने अर्थ का एक टुकड़ा लिया, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल, इनर क्रस्ट, आउटर क्रस्ट. ठीक है, तो ये जो आपको लेहमैन डिसकंटिन्यूटी दी हुई है ना, ये आपके इस रीजन्स में पड़ती है. ठीक है, ये आपके सबसे इनर मोस्ट पार्ट में. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, which of the following tree species are found on the Himalaya? Oak, rhododendron, rosewood. देखिए, ये जो आपके ओक होते हैं ये आपके हिमालय वाले सेक्शन में मिलेंगे. और अगर मैं इनके टेम्परेचर की बात करूं, प्लेंटी सनशाइन चाहिए होती है और इनको मॉडरेट टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है. ये जो आपका रोडोडेंड्रोन है ये आपके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले रीजन में मिलेंगे. एक तरीके के ये पिंक फ्लावर होते हैं. ठीक है, ये जो रोजवुड है मैं इसको हिंदी में सीसम बोलती हूँ. और ये कहाँ मिलता है आपको? बिहार, यूपी वाले रीजन्स में. ठीक है, तो क्या इस सेक्शन में हमारे हिमालय आते? नहीं. ठीक है, तो जहाँ पे भी आपका थर्ड दिख रहा है कैंसिल कर दो. तो ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोअर मोस्ट इनर मोस्ट इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक. देखिए, हम रॉक सिस्टम अभी पीछे करके आए, फर्स्ट क्वेश्चन ही था हमारा. मैंने आपको रॉक सिस्टम बताया. इग्निशियस रॉक्स में क्या होता है, जब आपका जो मॉडर्न लावा होता है, मैग्मा होता है, जब वो कूल डाउन हो जाता है विद इन द अर्थ क्रस्ट. ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है लैकोलिथ, बैथोलिथ, लैपोलिथ और बैकोलिथ. देखिए, मान लीजिए ये आपका अर्थ का टुकड़ा हुआ, तो यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला पार्ट होगा ना, मैं इसको बोलूँगी बैथोलिथ. और ये जो आपके ऐसे कोन टाइप स्ट्रक्चर बनता हुआ जाएगा, इसको मैं बोलूँगी लैकोलिथ. तो जो सबसे नीचे वाला सेक्शन हम लोगों ने देखा बैथोलिथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बैथोलिथ. इफ इट इज 12 noon इन न्यू दिल्ली, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ लंदन इन यूके. आपको बताना है कि अगर इंडिया में, दिल्ली में 12 बज रहे हैं तो लंदन में कितना टाइम होगा. मान लीजिए न्यू दिल्ली यहाँ पे है, लंदन यहाँ पे है, तो हमारा जो इंडिया है 5.5 घंटे के आसपास का गैप पड़ता है ना. ठीक है, तो अगर इंडिया में 12 बज रहे हैं तो मैं इसमें क्या करूँगी, 5:30 जो होगा 5.5 घंटे वो पीछे चली जाऊँगी. तो इसका आंसर हो जाएगा आपका AM, 6:30 AM. 5.5 घंटे माइनस कर देना. नेक्स्ट, which of the following position of the sun, earth, moon are suitable for the spring tide. जब भी आपका एग्जामिनर पूछे स्प्रिंग टाइड के बारे में, तो जो सन और अर्थ और मून की पोजीशन होगी वो एक रो में होगी, ऐसे इकट्ठे चलते हुए जाएंगे. ठीक है, और इसके लिए जो होगा आपका सिजगी कंजुगेशन या फिर सिजगी ऑपोजिशन, दोनों की दोनों कंडीशंस वेरी कर सकती है. ठीक है, मान लीजिए ये आपका सन है, अर्थ है, मून है, एक रो में चलते हुए जाएंगे. नेक्स्ट, which of the following tribes of the India's northeast has earliest known associated cultivation and production of the tea. आपको बतानी है कि टी के प्रोडक्शन में कौन सी जो ट्राइब्स थी उनका सबसे ज़्यादा योगदान माना जाता था.
देखिए अगर मैं टी के लिए रेन की बात करूं तो उसको ज़रूरत पड़ती है 60 विद इन ईयर 60 इंचेस तक की पड़ेगी। टेम्परेचर इसको 20 से 18 सेल्सियस डिग्री तक का चाहिएगा। टेम्परेचर जो होगा वो 20 टू 18 डिग्री सेल्सियस। रेनफॉल की ज़रूरत पड़ेगी इसको 20 इंचेस विद इन ईयर, ठीक है। और ये मोस्टली आपको इंडिया में ऐसे जहाँ पे असम वाले रीजन में मिलेंगी ज़्यादा, अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा मिलेगी, इधर केरला वाले रीजन्स में मिलती है, नीलगिरी की हिल्स में सबसे ज़्यादा मिलेंगी। तो आपको ईस्टर्न साइड में बतानी है कि इंडिया नॉर्थ ईस्ट, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में कौन सी होती थी। तो देखिए गारो, खासी और जयंतिया, ये तो आपके इंडिया के सबसे ईस्टर्न वाले रीजन में आ गई ना, जहाँ पे आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये सब रीजन्स होते थे, ठीक है। तो ये जो सिंगापुर बच गई है ये आपका अरुणाचल प्रदेश और असम वाले रीजन में मिलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ एंड ऑन द मून ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मून ऑन द अर्थ। फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं, ये वाली स्टेटमेंट गलत है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ ऑन द मून, देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा अर्थ का मून पे, क्या वो बड़ा होगा अर्थ ऑन द मून? नहीं, ये भी गलत होगा। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ ऑन द मून एंड द मून ऑन द अर्थ आर इक्वल इन अ मैग्नीट्यूड एंड दे आर सेम इन अ डायरेक्शन ना, सेम नहीं होंगे। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ ऑन द मून एंड द मून ऑन द अर्थ आर इक्वल इन अ मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट दे आर इन अ ऑपोजिट डायरेक्शन। ये वाली स्टेटमेंट ठीक दी हुई है। मान लीजिए आपके कोई भी दो प्लैनेट हुए, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो जितना फोर्स मैं, देखिए जितना फोर्स मैं इस चीज़ पे लगाऊंगी वो यही फोर्स इस पे भी तो लगाएगी ना, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन के होने की वजह से। हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ भी तो पढ़ते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो पढ़ते हैं, G1 m2 अपॉन r², जिसमें तो G होता है वो तो कांस्टेंट रहेगा। मास का m1, चाहे m1 m2 पे लगाए या m2 m1 पे लगाए, इक्वली होगा ना, बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा डी। ये आपके टोटल 19 क्वेश्चन थे जो एनडीए एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर।